हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीबीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 11 के लिए मैथ के मैं आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है मैं वो दूंगा। ये इस लड़के की जगह आप अपने आप को रख सकते हो। बिल्कुल इस समय सभी बच्चों की यही हालत है। सर क्या पढ़ें, आप ही बताओ। सर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं तैयार है। सर मेरा इंग्लिश में ना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। सर पता नहीं सर। और सर एक क्वेश्चन तो और। सर ये बताइए हम सीए कहाँ से तैयार करें। क्या 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 सीए मतलब करंट अफेयर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर। 5 क्वेश्चन आता है सर, कहाँ से आता है समझ नहीं आता। तो ये तो बाबू, ये तो अथाह सागर है। आप इसके पीछे भागने से अच्छा है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप इंग्लिश, हिंदी और बाकी अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दो। वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा। रही बात कि सर हमें अरिहंत की बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, देखो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर मेरी मानो तो सबसे मेन सोर्स आपका जो है, आप अगर एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसे ही अच्छे से करते हो, वो बेनिफिट आपको देके जाएगा। और करना क्या है, अगर आपके पास सैम्पलर एग्जाम्पलर बुक है, ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक है तो आप उसके क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ मत देखो। अरिहंत मैं उनके लिए कहूंगा जिन्होंने 10th अपनी अच्छी से नहीं तैयार करी है, उनके पास अगर अरिहंत की बुक है तो सफिशिएंट है। पर उसमें भी आप देखोगे ना, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब पोर्शन है, उसके भी क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। वो करते क्या है, वो बेसिकली जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसी का एक पेज आगे जोड़ करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें कोई चेंज खास होता नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्पलर है तो उसे अच्छे से लगा डालो, देन अब अरिहंत आप देख सकते हो। क्लियर, यही देखना है। तो ये अब आपके जो जितने क्वेश्चन है ना, ये मैंने यहाँ जवाब दे दिया है। जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वीक है आप उस पर अच्छे से मेहनत कर सकते हो, बट ये रहे कि आप उस पर कॉन्फिडेंस रहो कि नहीं नहीं मतलब मैंने इस पर किया है अच्छे से हो। 5 क्वेश्चन के लिए तैयार ना हो। मैं बताता हूँ कि देखो कैसे क्वेश्चन वो पूछेंगे रिसेंटली में। तो बिना समय का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग ये समझते होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएगा, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों का बैंक। ठीक है, पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है। तो आप लोग तब तक बताओ, मैं इसके बारे में कुछ और लिख देता हूं। ठीक है, देखो और बताओ मुझे। क्लियर, इसमें मिंट हाउस और प्रिंट हाउस दोनों होता है। महेंद्र सिंह हाउस नंबर ऐसे करके इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आंसर दे दिया होगा। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम के हैं, आप लोग याद कर लेना। 1934 और 1935 मैंने ये 2 डेट लिखे हैं। ये वो डेट है जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था, और नेशनल ये अपने अथॉरिटी बॉडी में आया था। ये आरबीआई एक्ट 1935 के अंतर्गत 1934 में ये आपका बैंक बन चुका था। क्लियर है, ये दोनों डेट याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ बचाने लायक नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, ये जो मैंने लिखा है ना प्रिंटिंग हाउस और प्रिंटिंग हाउस, ये समझ लो। आरबीआई सॉरी आरबीआई के अंतर्गत ही मिंट हाउस और प्रिंट हाउस आता है। इसका मतलब है जहां पर सिक्कों की ढलैया होती है। मतलब सर क्या बोल रहे हैं आप, ये जो सिक्के बनते हैं ना, 1 2 3 4, हाँ ये यही आरबीआई भैया इसी को देखते हैं। प्रिंट हाउस क्या होता है आपका, जहां पे आपके 10 के 20 के 50 के 100 के इवन 200 के ये जितने नोट छपते हैं आरबीआई के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो प्रिंट हाउस के अंतर्गत आते हैं, और जो सिक्के होते हैं वो मिंट हाउस के अंतर्गत आते हैं। इसे याद रखना, क्योंकि ये शायद पूछ ले, जहां तक लगता है, क्योंकि अगर वो इतना डीप में घुसेगा तो अच्छा है। बट आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत है, वो आपको ऊपर ऊपर से ही पूछेगा। क्या लिखा है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कौन है, जयप्रकाश नारायण, कमलापति त्रिपाठी, गोविंद बल्लभ पंत और सीबी गुप्ता। बताओ बताओ, नहीं पता, गोविंद बल्लभ पंत। आप इसे देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से वो आपसे पूछेंगे। 1 लाइनर है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक सेकंड, मैंने 2 नंबर एक कर दिए, नहीं ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ये तो सबको पता होगा। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, येन, डॉलर, पाउंड, दिनार। पता है ना, ये तो यूएसए भैया ले जाते हैं। दिनार आपको पता है कहाँ चलता है, अरेबिक कंट्री में। पाउंड ये बता देना, इसका आंसर येन है।
इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना आप लोग, मैं चेक करूँगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं समय के हिसाब से चलाऊंगा, नहीं तो ये अभी थोड़ी लंबी वीडियो है। आपको इसमें मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होने वाला है। क्लियर, ये क्वेश्चन देखो, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अ राम मंदिर, यानी जो हम लोग राम मंदिर, जय श्री राम, पहले तो नारा लगा लो। थोड़ा सा ड्राइंग बहुत अच्छा है मेरा, तो उस पर जाना नहीं आप लोग, कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया यार। इसको एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा रिमूव कर लें। देखो ये जो राम मंदिर बना है ना अपना, ठीक है, टीले जैसा बना दे रहे हैं, समझ जाना भावनाओं को यार। तो ये जो राम मंदिर का जो डिजाइन किया गया, यानी कि ये जो बाहरी आवरण है ना, इसका किसने बनाया है? इनमें से अरुण योगीराज जी ने, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण सोमपुरा और नन, किसी ने नहीं। किसने बनाया बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, तो ये रहा इनका सही आंसर। ये देखो प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ देखो, हु बिल्ड राम मंदिर, जय श्री राम तो बोल ही लो आप लोग। हु बिल्ड राम मंदिर, सॉरी, ओहो मंदिर लिख दिया यहाँ, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ मूर्ति होनी चाहिए थी। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये मूर्ति है, राम मंदिर नहीं, मूर्ति है, मूर्ति, स्टैचू। तो इसका आंसर अरुण योगीराज है, सेम ऑप्शन है, बस ये याद रखना, अरुण योगीराज ने राम भगवान की मूर्ति बनाई है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राम मंदिर ही हो गया वो। ओके, अब जल्दी से चलते हैं साइंस सेक्शन पे। देखो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया है क्योंकि वो क्वेश्चन वन लाइनर थे, अब यहाँ पे समझाने वाली बात है। साइंस सेक्शन में आना है। सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल इट्स इवॉल्व विच गैस, मतलब जब हम एसिड को, ठीक है, मेटल के साथ, कि कोई भी मेटल, हम सोडियम लेके चल रहे हैं, तो क्या मिलता है, डैश प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ये जानना चाहता है। तो हमें पता है ऑक्सीजन गैस मिलती है। कितने लोग वोट कर रहे हो, हाथ उठाओ। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, आंसर इज H2 गैस। सबको पता होना चाहिए, और पता भी है, मैं मजाक कर रहा था। H2 गैस हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इसमें इतना ही जानना है। याद रखना एक क्वेश्चन और पूछेंगे, मैं बल्कि पूछ ही ले रहा हूं। अच्छा बताओ वो कौन सा एसिड है, ठीक है, जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके, इवन सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्या नहीं देता है? हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। आप में से जो बताएगा मुझे वो राजा बाबू मतलब वो सच्चे में पढ़ने वाला लड़का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा, एसिड को मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं और उसमें हाइड्रोजन गैस ना दे तो वो उस एसिड का नाम बताओ। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, ठीक है, आप बताना जरूर इसमें से, देखिए कौन बताता है। याद रखना है सारी की सारी कॉन्क है, कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड है, यानी कि अगर गलती से नंगे हाथों पे गिर गई तो वहां छाले पड़ना, इचिंग होना आम बात है। कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, कॉन्क HCl, इन तीनों में से किसके साथ मेटल का रिएक्शन कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो क्या क्वेश्चन है, Na2CO3 + 2HCl गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NaCl H2O डैश डैश डैश, यानी यहाँ पे क्या आना है? ऑप्शन देख के लग रहा है कि गैस आएगा, बिल्कुल गैस आएगा। कौन सा गैस आएगा आप ये बताओ। उसमें से सबसे पहले जो भाई लोग खाली हो गए या जिनको मजा आ रहा है वो मुझे कमेंट में इस सब्सटेंस का नाम लिख के बताओ कि इसे हम केमिकली किस नाम से जानते हैं। क्लियर है? आप लोग भी एक्टिव रहो थोड़ा। Na2CO3 + 2HCl, ये रिएक्शन करने के बाद NaCl और H2O तो देता है, साथ साथ कौन सा गैस रिलीज करता है पता है आपको? कौन बोल रहा है O2 गैस? पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। समझ में आ गया? ये नॉर्मल है, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ देख लो, बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा है सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देख लो भैया, ये बहुत आसान सी चीज़ है। देखो हम लोगों के पास लिटमस पेपर अगर मार्केट में ले जाओगे आप ना, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल ही इस कलर में आता है, सेम कलर, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर नींबू की 1-2 बूंद गिराओगे ना, गजब लाल हो जाता है। देखो सामने देख सकते हो, मैंने बोला ना ऐसे आता है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता भी है रियलिटी में। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लगाया। क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ और जानने की जानकारी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ये कौन बताने वाला है, नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन टर्मेरिन, बताओ किसको पता है? ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नॉन। याद रखना इस सेक्शन को जितना अच्छे से तैयार करोगे वो आपको बेनिफिट देके जाएगा, पक्का है कि पूछेगा। देखो लास्ट ईयर जानते क्या पूछा था,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट, यानी कि उनको ये सब क्वेश्चन पसंद आता है। अब कहोगे सर टेबल सॉल्ट क्या होता है? अरे भैया साधारण नमक NaCl, ये लास्ट ईयर मैंने अपने क्विज में कराया था, टेलीग्राम चैनल पे अपने क्विज में मैंने इसी तरह के क्वेश्चन कराए थे। ये भी याद रखना, पक्का है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन टर्मिनेंट, कौन सा एसिड होता है? तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि ये रैपिड फायर चलने वाला है, और आप लोग अगर इसमें ज़्यादा खींच दूँ तो जहाँ जरूरत होगी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं तो इसलिए सही चल रहा है। विच एसिड प्रेजेंट इन आंट सिटिंग, मतलब चींटी के काटने के बाद हमें कौन सा एसिड रिलीज होता है, अपने बॉडी में महसूस होता है कि वहाँ पे जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है? सिट्रिक एसिड। कौन बोल रहा है भाई? अरे यार ये क्या कर रहे हो? अरे पकड़ो पकड़ो। ऑक्जेलिक एसिड। अरे दद्दा क्या हो गया भाई? अरे ये है, पहचानो, मेथेनोइक एसिड भैया। काटने के बाद वहां पे जो जलन होती है ना वो इसी की होती है। चलो अच्छा, आप लोग को भी बिजी रखते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसका केमिकल नेम तो हमें पता चलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पता कैसे चलेगा? देखते हैं कौन बताता है। आओ। ब्लीचिंग पाउडर नोन एज केमिकली, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हम केमिकली किस नाम से पुकारते हैं? या हम जाएंगे अगर केमिस्ट की दुकान बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर दे दो, अगर वो शुगर पाउडर दे दिया तो कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला लिखा हुआ लेकिन पता नहीं है। बताओ बताओ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, बिना समय गवाए। CaOCl2 पक्का। ये क्या है? CaOCO3। अच्छा, इन दोनों में से आपको किसका नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताना। ये रैपिड फायर चल रहा है, बट आप लोगों को ये सब भी जानना चाहिए क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन फालतू नहीं सेट करे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे, मतलब एज अ क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आ भी सकता है। ठीक है, जितना क्रॉस बनाना है बना लो। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब इनमें से कौन सा जो केमिकल है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में पाया जाता है। जो आग लगने के बाद बुझाने के लिए वो लाल सिलेंडर देखा होगा। सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रुको यार। ये कहीं देखा है होटल वाले दुकान पे, किसी किराना दुकान पे, या कहीं जहाँ पे कुछ आग लगने की संभावना होती है तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे चोंच की तरह निकला होता है क्लिप बना करके। हाँ ऐसे, यही है फायर एक्सटिंग्विशर। सॉरी मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। ये मतलब है कि अग्निशामक यंत्र जानते हो ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। ये वही है। इसमें जो लिक्विड भरा है या ये जो सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है बता सकते हो आप लोग? बहुत से लोग बता सकते हो। सर क्या बात कर रहे हैं, नहीं पता। सबसे मजे की बात बताएं, उसको हम लोग खाने के लिए भी यूज में लाते हैं। अब तो बता दो यार। नहीं बताओगे? जाओ, गुस्सा हो मत बताओ। सॉरी, देख लो इसको, मतलब ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ये भी क्योंकि आप सीधे सीधे पढ़ के निकल जाते हो, ये आपके टेक्स्ट बुक NCERT के ही क्वेश्चन है। परमानेंट हार्डनेस वाटर को क्लियर करने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं पता है? ये। अब इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, और ये कहलाता क्या है ये बताना जरा, नेम इसका कमेंट में देखें कौन बताता है। Na2CO3 10H2, ये भी, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। ये दोनों आप लोग बताना, हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ रहा होगा। ये लो, कितने लोग इसको पढ़ के निकलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे बन जाता है ये देखो। वाइल हीटिंग द जिप्सम सॉल्ट, यानी जब जिप्सम सॉल्ट को हम लोग गर्म करते हैं तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे जिप्सम सॉल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? अब बताओ कौन बताने वाला है? बता सकते हो कोई? सर क्या बात कर रहे हो, यही तो है, इतना पागल थोड़ी है। देखना इसमें से बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हमारा आंसर यही है। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही चलना है। अब देखो, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट एंड प्लास्टर पेरिस रिस्पेक्टिवली, बहुत से लोग कंफ्यूज मत हो जाना भैया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले जो नाम लिखा हुआ उसका उसके नीचे, और जो लास्ट में यानी कि जो उसके बाद आएगा उसका उसके बाद लिखना है। क्लियर है? तो जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला किसको पता है? कौन बोल रहा है भीड़ में से? पकड़ो। अच्छा हाँ बोलो भाई। CaSO4, हाँ 3H2O। अरे वाह, इसको रूम में ले जाओ यार कोई लोग, इसका एक H2O बाहर खींचो पहले, इससे ज़्यादा ले लिया। यानी फॉर्मूला है CaH2O4 .2H2O। जी जी जी, यानी पहले ये चेक करो कहीं मिल रहा है।
जी मिल रहा है, यानी कि ये हमारे ऑप्शन नहीं, ये नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमको पता है कि इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जी। क्लियर, देख लेना, अगर गलत होगा तो बता देना। आओ, कितना मजा आया है बताओ। 15 मिनट में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड बना रखे हैं। ये यहाँ पे अब थोड़ा ठहर के चलना पड़ेगा। देखो, हम सभी लोगों को पता है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दो तरीका होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो हम सब करते हैं, दूसरा होता है श्रीधराचार्य नियम, यानी कि रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ श्रीधराचार्य, वो सभी को पता है। अच्छा, फॉर्मूला बता दो जरा। कौन भीड़ में से बोल रहा है? सर बता रहे हैं, हाँ बोलो। -b प्लस माइनस जी रूट ओवर जी बी स्क्वायर -4ac, वाह क्या बात है, अपॉन में 2a, वेरी गुड। आप इसमें पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो अगर तुमसे ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, सर ये कुछ और नहीं, अंडर रूट में, इसको इस क्वेश्चन को देखो ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू √2 एक्स प्लस, सॉरी ये देखो एक्स इसका है ना, और प्लस √2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं, √3 एक्स माइनस √2 का होल स्क्वायर ही तो है, और ये बराबर 0 के है। तो यहाँ से निकालोगे तो √2 अपॉन में √3। क्लियर, ये यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों रूट सेम होंगे। क्लियर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन अभी आप ये बताओ, किसको किसको इसमें से बहुत सी चीजें पता है। देखो, मैं अभी जो बताने वाला हूं वो शायद आप पढ़ रखे हो या नहीं पढ़े हो, जो भी है, बट मैं मान के चलता हूं कि आप नहीं पढ़े हो। देखो, डी हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको बोलते हैं b² - 4ac। अगर ये तीन तरीके से बिहेव करता है, b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इज लेस देन 0। ध्यान से समझना, अगर 0 हो गया तो इसके दोनों के दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ये क्या हो गया, ये सारा रियल रूट देके जाएगा, ठीक है। रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाता है, यानी हमें एक्चुअल में दिखेंगे। ये जानते हो क्या होता है? नो रियल रूट्स होता है। इसी को 11th में अगर आप लोगे तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा, ये इमेजिनरी नंबर के लिए होता है। क्लियर। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, इसी लगे मतलब इसी हाथ एक और क्वेश्चन देख लें जो अक्सर करके एग्जाम में वो पूछ लेता है, क्योंकि वो उसके फेवरेट बन जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर, आओ देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए पहले। ओके, आओ आओ भाई आओ। अभी ये बताओ, कितने कितने लोगों को ग्राफ समझ में आता है? क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन वो बना सकते हैं ग्राफ से। जैसे अगर वो ये पूछ दें आपसे कि ये बताओ ये कैसे कट करेगा, अगर ये कट कर रहा है तो इसके कितने रूट्स होंगे, और ये पूछेगा कि ये बताओ इसमें कितने रूट्स हैं, ये पूछ देगा कि बताओ अच्छा इसमें कितने रूट्स हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे, लेकिन अब ऐसे समझो, याद रखना सबसे पहली बात, अगर x के पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, x के पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, x के पावर 100 है तो इसके 100 रूट्स होंगे। क्लियर। उसी तरह यानी x एक्सिस को ध्यान से समझना है, x एक्सिस को कोई भी ग्राफ अगर कट कर रही है तो उसके उतने रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो स्क्वायर वाले ग्राफ होते हैं उसका नेचर कुछ ऐसा ही होता है, उसमें कुछ नहीं। अब ये जो ग्राफ देख रहे हो ये क्यूबिकल ग्राफ होते हैं थोड़े बहुत। क्लियर। यहाँ पे भी 2 रूट्स हैं, 1 2 3, कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 रूट्स हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझो इस बात को। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक बात बताइए, एक ग्राफ है जो कुछ ऐसे गया है, अब बताओ कितने रूट्स हैं। देखो यहाँ तो ग्राफ के रूट एक ही हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, रूट्स इसके एक हैं लेकिन दोनों रूट सेम होंगे, समझ रहे हो? यानी एक ही इसके रूट हैं और एक्स की दोनों जो वैल्यू आएंगे उसके लिए सेम ही वैल्यू, तो इसके रूट एक ही माने जाएंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? अभी बताया, जिसको नहीं है पता वो पीछे जा करके देख ले, ये बिल्कुल बच्चों वाला है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ कोई मुझे, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन टू फाइंड द एग्जैक्टली वन रूट? एग्जैक्टली वन रूट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा रिलेशन होता है? अब ये बताओ, ये बिल्कुल यूनिक सोल्यूशन की बात करता है।
हमें पता है कि आप सभी लोगों को पता है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू और c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू क्या होगा। अगर ऐसे समझो कि अगर ये मेरे तीनों ये 1 2 सारे के सारे इक्वल हैं तो क्या मिलेगा। अगर मेरे ये इक्वल हैं ये इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा। अगर मेरा यही नहीं इक्वल है तो क्या मिलेगा। ये तो मुझे यूनिक सोल्यूशन देगा। ये क्या दे के जाएगा और ये क्या है, ये मेरा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मेनू हो जाएगा। क्लियर, ये कंडीशन है। आप लोगों को पता है, मुझे मालूम है ये बात, तो बस ये मुझे बताना था। ये क्वेश्चन बनता है, इस पे आपको नंबर देके पूछ लेगा, याद रखना, कुछ अलग नहीं आएगा। अब यही बता दो इसके कितने रूट्स हैं, अभी मैंने बताया है, सिंपल, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। देखो उसको बता दो, ये बता दो कोई sin 30 sin 60, ये देखो। अरे सर क्या दे दिए सर, क्या क्या क्या। अरे पहचानो, ये तुम ही हो, पहचानो तो, इसका आंसर तुम ही आते हो, है ना। नहीं सर हम थोड़ी, नहीं, वही है जो भाग रहा है, वही आंसर है इसका। समझ गए, जीरो यार।